जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय हिंद भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्लास के टाइमिंग में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि दो क्लासेस क्लैश हो रहे थे, बच्चों को परेशानी हो रही थी। ठीक, तो इसी वजह से अब जो क्लासेस आप लोगों की रेगुलर होगी वो 11:30 के जगह पर 12 बजे से होगी, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो 12 बजे से अब डेली क्लास आपकी चला करेगी, पूरी प्रॉपर तरीके से इवेंट बना दिया गया है। आप देखेंगे तो आज की क्लास का, कल के क्लास का, परसों के क्लास का, सभी क्लासेस का इवेंट बन गया है। साथ में आप सभी को अगर बता दें तो आप लोगों की जो शीट है वो अपलोड हो गई है, क्लास नोट्स जो है वो अपलोड हो गया है। आप एक बार अपने अपने स्टडी मटेरियल में जाकर चेक करें किसका क्लास नोट्स अपलोड हो गया है, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का। साथ में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के भी जो है प्रैक्टिस शीट अपलोड हो गए हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब खत्म होगा तो इसका क्लास नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, और जैसे इसका क्लास नोट्स अपलोड होगा फिर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, उसके प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले प्रैक्टिस शीट अपलोड होता है, फिर उस टॉपिक के खत्म होने पे उसके क्लास नोट्स अपलोड होते हैं, फिर जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा जो टॉपिक होता है उसके जो है प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे सारे नहीं किए जाते हैं, ताकि क्या हो कि बच्चा कंफ्यूज ना रहे, परेशानी ना हो। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते चलता है वैसे वैसे जो है हम करते चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो 12 बजे से आज के बाद आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, ताकि कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को ना हो। और साथ में गुरुकुल में भी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मेरी क्लास चलती है, तो कभी कभार वो क्लास 11:15 हो जाती है, कभी कभार वो क्लास जो है वो 11:30 हो जाती है, तो टाइमिंग थोड़ा थोड़ा मेरा क्लास करना शुरू हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा है कि आराम से मैं 11:15 11:30 तक भी वहां छोड़ूंगा, तो 12 बजे अगर आपकी क्लास लेनी होगी तो बड़े तसल्ली से आके मैं क्लास ले सकता हूँ, बार बार डिले नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो 12 बजे से जो है आप लोगों की डेली क्लास लगा करेगी अब। ठीक, अब आ जाते हैं अपना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही नया टॉपिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बेसिक में इसको लेके जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना कुछ तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। आप अपने अपने शीट्स को डाउनलोड करके जरा देखिए, वहां दिया गया है ट्रायंगल के प्रकार। ट्रायंगल को दो पार्टों में बांटा जाता है। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो पहला पार्ट जो है वो एंगल के आधार पर, कोनों के आधार पर, और दूसरा भुजाओं के आधार पर यानी साइड्स के आधार पर। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम देख लो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की ये तीसरी शीट है। पहली शीट हमारा दे रखे थे हम आपको, ठीक है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के नाम पे। दूसरी शीट हमने आपको दी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की, ये शीट नंबर 3 है। और फिर इसके बाद आएगी शीट नंबर 4, जो होगा आपका सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, किस आधार पर आप किसी भी त्रिभुज को बांटते हैं। ठीक है, सोचो ऐसे थोड़ी है कि आए मर्जी साइड पे बांट लिया, ऐसे है नहीं कि हाँ भैया ये एक अलग ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल। पूरा जो त्रिभुज आप पढ़ते हैं, चाहे वो राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, कोई भी प्रकार का कोई भी ट्रायंगल आप पढ़ते हैं, तो उनको हम किस आधार पर बांटते हैं? तो बेसिकली त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है, कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर बांटेंगे तो 3 तरह के त्रिभुज बनेंगे, भुजा के आधार पर बांटेंगे तो 3 तरह के त्रिभुज बनेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं होता है। कोण के आधार पर बांटते हैं तो 3 तरह के कौन कौन त्रिभुज होते हैं? पहला होता है राइट एंगल्ड यानी समकोण, जिसका कोण जो हो वो समान हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब न्यून कोण, जिसका जो कोण हो वो हमेशा 90 से छोटा हो। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो। ठीक है, तो कोणों के आधार पर हमारे एक प्यारे साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि देखो एक मान्यता प्राप्त करते हैं, 90 डिग्री को स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। अगर कोई त्रिभुज का एक कोण हमारा 90 डिग्री आ गया, मेरी बात को समझेंगे, अगर किसी त्रिभुज का हमारा एक कोण 90 डिग्री आ गया तो वो राइट एंगल हो जाएगा। अगर ये वाला कोण 90 से छोटा आ गया, तो जैसे मानो ये 90 से छोटा है तो ये एक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कोण 90 से बड़ा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? बताइए जल्दी से, समझ में आ गया बात? तो कोणों के आधार पर 3 तरीके से बांटा जाएगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद बात करते हैं साइड्स के बेसिस पे।
कि चलो देखो इसमें भी तो हो सकते हैं, इसका जो साइड होगा वो क्या होगा, इसमें क्या तीनों साइड बराबर होंगे, अगर तीनों साइड बराबर होंगे तो क्या बोलेंगे, अगर तीनों साइड में कोई दो साइड बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, या तीनों में अगर एक भी बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, जिसके तीनों भुजाओं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, स्केलेन कहते हैं। हिंदी से ऐसे याद कर सकते हो, विषम, विषम का मतलब समान कुछ भी नहीं है, कोई समानता नहीं है, किसी में भी कोई समानता नहीं है, किसी भुजाओं में कोई समानता नहीं है। इनका एंगल बराबर हो भी सकता है, इनका एंगल बराबर नहीं भी हो। एंगल बराबर होगा तो खुद सोचो साइड बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब अगर साइड बराबर नहीं है तो इनके एंगल भी बराबर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके एंगल कैसे हो सकते हैं, जैसे ये 50 होगा, ये 60 होगा और ये 70 होगा, 50 60 70 ऐसा कोण हो सकता है, यानी जिसके तीनों कोनों भी अलग अलग और तीनों भुजाएं भी अलग अलग, वो क्या हो गया, स्केलेन। दूसरा बात करते हैं आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस को समद्विबाहु कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप पूरे ट्रायंगल में पूछोगे ना कि सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इक्विलेटरल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आइसोस्केलेस है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा बनती है। यहां पर 6 तरह के ट्रायंगल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आइसोस्केलेस है, एकदम इसको स्टार मार्क लगा लेंगे आप। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजा बराबर हो तो वो कैसा रूप ले सकता है, वो या तो ऐसा रूप ले सकता है, नहीं तो आपको ऐसा रूप ले सकता है। यहां पर अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो इनके द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो बराबर होगा। या अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल होने के साथ साथ ये हमारा आइसोस्केलेस भी हो जाएगा। फिर ये 90 45 और 45 का कोण बनाएंगे। समझ में आ गया बात। और तीसरा होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो क्या हो गई, बराबर हो गई। जैसे इक्विलेटरल हमेशा ऐसा बनता है। इक्विलेटरल कैसा ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट क्यों है, क्योंकि उसके तीनों कोण जो है वो 90 से कम है। यहाँ पर 60 60 60, जब तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कोणों के आधार पे 3 तरह के कोण हो, 3 तरह के त्रिभुज हो गए, और भुजाओं के आधार पे 3 तरह के हमारे त्रिभुज हो गए। कोणों के आधार पर बात करेंगे तो राइट हो गया, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। और यहाँ पर साइड्स की बात करेंगे तो स्केलेन हो गया, ठीक है, स्केलेन के साथ आइसोस्केलेस हो गया और इक्विलेटरल हो गया। यहाँ कोई भी भुजा समान नहीं है, यहाँ 2 भुजाएं और यहाँ पर तीनों के तीनों भुजाएं समान है। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल में ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, ठीक है, ऑड का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, इवन का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, फिर उनके ऊपर आए गए सवाल देखेंगे पेपर में, एग्जांपल्स को कवर अप करेंगे, फिर उसी तरीके से एक्यूट एंगल के प्रॉपर्टी को जानेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्यूट एंगल के आए हुए सवालों को टच करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज पर आए गए सवालों को टच करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज अगर बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो प्री में था या मेंस में था। तो हर ट्रायंगल के ऊपर हम क्वेश्चंस को जज करेंगे, पूरा जज नहीं करेंगे, बनाएंगे, और फिर उसके बाद जब सारे एक एक एग्जांपल्स को खत्म कर देंगे, फिर हम पढ़ेंगे साइन और कोसाइन रूल, और ये पढ़ने के बाद तब फाइनली हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे अगर कोई गधा से गधा बच्चा भी है या बहुत स्मार्ट से स्मार्ट बच्चा भी है, जैसे मेरे गधा एकदम गधा हो, मैं अपने आप को मानता हूं एकदम गधा हूं, चलो मान लो, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता मान लो, तो भी अगर इस तरीके से अगर मैं पढ़ूं ना, अगर त्रिभुज को मैं पढ़ूं, तो मुझे एक एक पिक्चर क्लियर होगा कि भैया स्केलेन क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, कैसे स्केलेन पर सवाल बनाए जाते हैं, कैसे एक्यूट पर सवाल बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत मेहनत से इसके ऊपर काम किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को नोट किया गया है, ताकि हर वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो। मैं मानता हूं कि मान लो कोई स्टूडेंट 12वीं पास करके वो ये वीडियो देख रहा है, या कोई एमटेक का स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, तो हर तरीके के स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल हो, हर एक टाइप, हर एक कैटेगरी को वो समझे, उसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे, सिर्फ वो थ्योरी ना पढ़े। थ्योरी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, थ्योरी समझाने के लिए है, और उस पर्टिकुलर टाइप पर जब क्वेश्चन लगाओगे तो प्रैक्टिस होगी, तो जिससे जो है आप एकदम आग लगा दोगे। हर तरह के ट्रायंगल पे कंसेप्ट क्लियर होंगे, मिक्स कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो चलिए
शुरू करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज देखो बीच बीच में कहीं कहीं पर ये बक्से बने होंगे, तो ये बक्से मतलब जब हम पीपीटी बना रहे थे ना, तो ये साइन जो फॉन्ट है वो छूट गया है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, आप शीट से देख सकते हो। जहां जहां ये बक्सा है मतलब यूं समझ लो ऐसा एंगल का साइन है, तो परेशान मत होना। ठीक है, यहां पर ये फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं किया हमारा जो ये सिस्टम है, इस वजह से उसको बॉक्स बना दिया है, तो परेशान मत होना। ठीक है, हाँ यहां से शुरू कर सकते हैं। सर जी ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं किया है। अरे भैया देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं की तो एकदम शुरू से पढ़ो। ठीक है, एकदम शुरू से पढ़ो, पहले जो है क्लासेस जो कराई हैं उसको खत्म करो, फिर यहां से लाइव रहो। आप एक आज की क्लास अटेंड करो, देखो समझ में आता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़िए। यहां पर परिभाषा क्या लिखी गई है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल में। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल होगा, एकदम अपने जगह पर स्थिर होगा, राइट होगा, 90 का कोण बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर राइट एंगल ट्रायंगल का यही शेप हो। जैसे मानो मैंने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, उसमें अगर ये वाला कोण 90 हो जाता है तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो एक एक बातों को यहां समझते हैं कि यहां पर आधार क्या है, लंब क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तीन बातें होती हैं। देखो जैसे यहां पर कोण बना है, तो ये जिस पर टिका हुआ है ना, आप ऐसे समझ लो जो इसकी नींव है इसको बोलते हैं बेस, यानी इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये जो होता है एकदम लंबा की तरह एकदम खड़ा है फिल टावर की तरह, तो ये हमारा क्या है, हाइट है। ये इसकी ऊंचाई है कि भैया तुम कहां तक गए हो। ठीक है, ये यहां तक गया तो ये इसकी ऊंचाई है, क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। समझ में आ गया बात, ठीक है। और यहां पर जो है ये क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए जरा एक बार। ठीक है, चलिए बताइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की विपरीत भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। एक और बात ध्यान रखना, हाइपोटेनस की स्पेलिंग जरूर ध्यान लिखना ना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज, अब बोलोगे सर स्पेलिंग क्यों ध्यान रखें, अरे भैया इंग्लिश में कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछ लिया जाता है। तो हाइपोटेन्यूज होता है लेकिन पढ़ते हाइपोटेनस है, पढ़ते हाइपोटेनस है, ई साइलेंट रहता है। अब आ जाते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है वो हमने जान लिया। अब कोई भी चीज बनेगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। जैसे समोसा बना धरती पे तो समोसे की खासियत है, तीखा लगता है। ठीक है, और मीठा खाना है तो मीठी चटनी के साथ खाओ, उस तरीके से। तो यहां पर जो है इसकी भी कुछ खासियत है। पहली खासियत के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहली खासियत यह है कि एग्जैक्टली एक ही एंगल राइट एंगल होता है। ऐसा नहीं है दो एंगल हो सकते हैं, सिर्फ एक कोण इसके राइट एंगल होंगे। दूसरा क्या होगा, दोनों के दोनों जो बाकी बचे कोण है वो एक्यूट होंगे, वो छोटे होंगे। कितने, 90 से छोटे होंगे। यानी अगर एक कोण जाहिर सी बात है 90 है तो बाकी के दोनों कोण क्या होगा, 90 से छोटा। क्योंकि अगर 90 या 90 से ज्यादा हो गया तो 180 से फालतू हो जाएगा, फिर तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तीसरा बात, एक एंगल जो होता है ना, वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, ये वाला जो कोण रहेगा ये हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भैया टोटल सम होता है 90 डिग्री और ये जनाब अकेले 90 लेके बैठे हैं। तो मान लो बाकी दोनों के पास कितना होगा, 90। यानी अगर ये 1 होगा तो जाहिर सी बात है 90 में से 1 घटा दो तो दूसरा वाला 89 होगा। ये 2 होगा तो ये 88 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। मतलब एक कोण हमेशा बाकी दोनों कोणों के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है कि अब चलो जान लिया कोणों के बारे में कि इसमें जो कोण होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। कि एक कोण 90 होता है, बाकी दोनों कोण 90 से छोटे होंगे, एक्यूट होंगे, और बाकी दोनों का जोड़ पहले के बराबर। ये था उनके एंगल के बारे में, उनके एंगल के परिभाषा के बारे में। अब चलते हैं इनके साइड के बारे में जानते हैं कि अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं, अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में इसके साइड किस तरीके से आएंगे। क्या ऐसे ही दुनिया से आएगा, ये 5 ये 6 और ये 7 हो जाएगा, क्या ऐसा संभावना है। एक नॉर्मल ट्रायंगल जब आप बनाओगे ना तो आप बाध्य नहीं हो। एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर आप एक नॉर्मल ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप इसको 5 6 और 7 दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो आप 5 6 और 7 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी के कारण नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में यहां पर पढ़िए। क्या कहा गया है,
पाइथागोरस का एक प्रमेय था। पाइथागोरस भैया बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, ठीक है, जो हमारे लिए एक सरदर्दी देकर चले गए और उस सरदर्दी के बारे में हमें जानना है। सरदर्दी वो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। एक पल के लिए जैसे मानिए ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम इसके आधार को a मानते हैं, इसके परपेंडिकुलर को b मानते हैं, इसके हाइपोटेनस को c मानते हैं। तो यहां पर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर के और हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और इस आधार पर हमको जो है वो क्या लगाना है, इस आधार पर इनके साइडों को लेना है। ऐसा साइड हमें लेना पड़ेगा जहां पर जो कर्ण होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो आधार और लंब के स्क्वायर के क्या होगा, जोड़ के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 5 और 6 और 7 लेके बैठ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप हाइपोटेनस को 5 लेते हैं तो आपको बेस को 3 और 4 लेना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। थ्योरम पाइथागोरस का क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक। ये हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। अब ये थ्योरम में जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी उन वैल्यूज को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये दिख रहे हो, 3 की तिकड़ी है, 3 की तिकड़ी है तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। यानी एक नया शब्द आया हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और वो ट्रिपलेट क्या है, जो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको क्या कहा जाएगा, ट्रिपलेट कहा जाएगा कि भैया ये ट्रिपलेट है। जैसे क्या 5, 6 और 7, समझिएगा मेरी बात को। जैसे मानिए 1, 2 और 3, तो क्या 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर है? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहां 9, तो नहीं भैया नहीं बराबर है। नहीं बराबर है तो ये क्या ट्रिपलेट होगा? तो नहीं, ये ट्रिपलेट नहीं होगा, ये ट्रिपलेट नहीं होगा। ट्रिपलेट वही होगा जो उसके कैटेगरी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मानो यहां पर 1, 2, 3 नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम 3, 4 और 5 में देखें तो भैया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे जरा तो 9 आ रहा है, 16 आ रहा है और यहाँ 25 आ रहा है। जी भैया 16 और 9 और 25 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ये क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। समझ में आ गई बात? अब दूसरा एक बच्चे के मन में सवाल आता है, ट्रिपलेट का मतलब ये तो नहीं कि वो लगातार की संख्याएं हो? तो नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, वो लगातार की संख्याएं नहीं होंगी, ठीक। ऐसा अपने मन से निकाल दो। जैसे मानो 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, इस बात को ध्यान दो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 25 और 144 कितना होता है, 169, जो किसका स्क्वायर है, 13 का। तो 5 के स्क्वायर में जब 12 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13। मतलब ये भी क्या है, ये भी ट्रिपलेट है। ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। बिल्कुल समझ में आ गया बात? क्या है, ट्रिपलेट है। क्या ये लगातार थे, क्या 11, 12, 13 था? तो नहीं। मतलब यहां से अपने माइंड से एक बात तो निकाल दो कि ट्रिपलेट का मतलब लगातार होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब वो होता है जो हमारे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोग चिंता मत करो, समझो कि मैं ये मान के चलता हूं ना कि आपने जो है बचपन में बचपना किया, ठीक है, इधर उधर ध्यान बटाया, महिला मित्र बनाए, लेकिन पढ़ाई नहीं की, तो एकदम वहां से आपको हम गणित सिखा रहे हैं। समझ रहे हो? आर.एस. अग्रवाल पढ़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, तो एकदम वहां से गणित आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री बता रहा हूं। क्यों डिटेल में इतने ज्योमेट्री में मैं जा रहा हूं? ताकि आप हर उस बात को समझ पाओ। और दूसरा ज्योमेट्री है ना, उसका एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ो अपने पेपर में। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इतने डिटेल में बताना है जितना पूरे YouTube पे, पूरे एप्लीकेशन पे, पूरे इस इंडस्ट्री में कोई इतना डिटेल वे में हर कुछ ना बता सके। घंटे मेरे लग रहे हैं, रूम का किराया मेरा लग रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। सैलरी मुझे लोगों को देनी है, लाखों लाखों रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा, तो बस मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आप बस पढ़ते जाओ, एक एक चीजें बतानी मेरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। एक एक चीज ये आर.एस. अग्रवाल में ही दी गई थी, 6ठी 7वीं की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं याद है तो दोबारा से ध्यान रखेंगे। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको ट्रिपलेट कहते हैं। अब बात आता है कि क्या, चलो ट्रिपलेट है, लेकिन हम बच्चे बेचारे, हमको तो कुछ नहीं पता, हम ट्रिपलेट याद करें तो कैसे करें। जैसे कुछ ट्रिपलेट के ऊपर नजरें दौड़ाइए, कुछ ट्रिपलेट यहां पर करिए, तो ये फॉलोइंग के पाइथागोरियन के ट्रिपलेट है, और यहां पर ये कुछ ट्रिपलेट दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
इनका फॉर्मेशन भी हम आपको बता देंगे कैसे होता है। जैसे यहां पर पढ़िए कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया गया होता है, whenever a right angle triangle will be given, two of its side will be given and you are required to find the third side। क्या होगा, दो भुजाएं दी गई होंगी और आपको तीसरा भुजा जो है वो पाइथागोरस के थ्योरम से पता करना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अभी दो तीन बातें बताते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा समझेंगे। पहली बात कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई साइड दिया गया है, हमारा मान लो यहां पर साइड दे दिया गया 12 और यहां 5 दे दिया गया और 12 दे दिया गया, बोला और तीसरा साइड क्या होगा यदि एक समकोण त्रिभुज है तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर बराबर होगा ये क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। समझ रहे हो, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर के। यानी यहां पर आ जाएगा 169 अगर एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का मान कितना होगा 13 हो जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है, या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एक बात बताओ ये 7 है और ये 25 है, एक्स का मान बताओ, एक्स का मान कितना होगा अगर तुम्हारा ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको यहां पर सीधी सी बात देखनी है कि भैया 7 का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 25 के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पर एक्स का स्क्वायर बराबर आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 माइनस 7 देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी लिखोगे। यहां पर कोई समस्या की बात है, 25 में से 7 गया तो कितना होगा 18। ठीक, और 25 इंटू 7 कितना होगा, हो जाएगा आपका 32। ये आपका आ गया एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर बराबर 18 को तोड़ो 2 इंटू 9 और 32 को तोड़ो 2 इंटू 16, ताकि जब यहां पर क्या करोगे, जब यहां पर इसका रूट लगाओगे यहां से स्क्वायर को हटा के, जब यहां पर क्या करोगे एक्स का रूट लगाओगे, 2 बार आया है तो 1 बार आएगा, 9 का रूट 3 आएगा, 16 का रूट 4 आएगा, 4 3 12 इंटू 2 कितना आ गया 24 आ गया। तो ये हमारा हो गया कितना मान, एक्स का मान 24। ठीक, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल जो है, अब देखो यहां पर ये हमने क्या किया, यहां पर हमें ये बात जो है पाइथागोरस के थ्योरम से निकालना पड़ा कि हमारा कर्ण 25 है, हमारा लंब 7 है, तो हमारा आधार कितने का होगा। लेकिन मेन बात है कि आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। ठीक, वहां पर आपको एसएससी या कोई भी कमीशन इतना समय नहीं देती है कि बैठ के बउआ वाला खेल खेलो। यहां पे समझ में आ रहा है, 7, 24 और 25 बैठ के निकालो। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो सीधा का सीधा, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो समझो सवाल गया आपका। ठीक है, जैसे कल के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, ट्रिपलेट आ रहा था, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे। उसी तरीके से यहां पर इस बात को समझिए कि अगर किसी बालक को सीधा का सीधा ये बात पता होता कि भैया 7, 24 और 25, यहां पर जरा देखो 7, 24 और 25 क्या बनाते हैं, यहां गौर से देखो कि 7, 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर 7 दिया गया है 25 दिया गया है तो पक्का जो छूट रहा है वो क्या है, वो 24 है। तो वो यहां पर बिना ट्रिपलेट निकाले भी बोलता 7 है 24 है, 7 है 25 है, तो पक्का दूसरा वाला क्या होगा हमारा 24 होगा। अब जैसे मानो मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया यहां पे और मैंने कहा ये आपका 9 है और ये आपका 41 है, बताओ तीसरा वाला कितना होगा। अब अगर कोई मान लो कि एकदम खत्म बच्चा है जिसको हम बता भी दिए कि बता देखो ये ट्रिपलेट होता है और ये ट्रिपलेट तुम्हें याद रखना है, लेकिन वो बोलेगा नहीं सर हम याद नहीं करेंगे, हम पाइथागोरस के ट्रिपलेट से चलेंगे, हम तो उसको निकालेंगे बैठ के। तो वो क्या करेगा, बैठ के 41 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर को माइनस करके फिर रूट निकालेगा, जिंदगी खराब करेगा। लेकिन कोई स्मार्ट बच्चा है जो कहता नहीं हमको तो सिलेक्शन इसी बार चाहिए, ठीक है, हम अगले साल तक का इंतजार नहीं कर सकते, उसको तुरंत ध्यान आएगा कि 9 और 41 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। जरा टेबल में देखो 9, 40, 41 होता है। देखो यहां पर 9 और 41 किसके साथ बना रहा है, तो 9, 40 और 41 ट्रिपलेट बना रहा है। जहां 9 दिया गया है 41 भी दिया गया है तो पक्का दूसरा वाला कौन होगा, तो 40 होगा। ठीक है, पक्का दूसरा वाला कौन होगा, तो 40 होगा। तो यहां पर देखो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे एक्स के जगह पर कितना आ जाएगा 40। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मानो यहां पर अगर मैं फिर से एक और वैल्यू कहूं 11 और 61 और फिर मैं पूछूं बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 11, 61 और इसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो जल्दी से, तो आप क्या बताओगे, 11, 61 बता दो जल्दी से, वैल्यू कितनी होगी बता दो। ठीक है, बता दो। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि सर देखो ट्रिपलेट अगर याद है तो सीधा का सीधा यहां पर x के जगह पर 60 लिख सकते हैं, और नहीं याद होगा तो फिर 61 के स्क्वायर में से हम घटाएंगे। तो एक तो हो गया पॉइंट नंबर 1 कि पाइथागोरस के आप ट्रिपलेट को याद रखें। ठीक है, आपको ट्रिपलेट को याद रखना है कि भैया जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा।
ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। अब बोलोगे सर ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं, क्या हमको हर किसी को याद रखना होगा? तो नहीं, ट्रिपलेट को जब आप याद रख रहे हैं तो आप उसके बेस के फॉर्म को याद रखेंगे, आप उसके बेस के फॉर्म को याद रखेंगे और उनको गुना करके, उनको भाग करके अनंतों ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, समझिएगा मेरी बात को। आपने कहा कि सर हमारा एक ट्रिपलेट बनता है, कौन सा ट्रिपलेट बनता है? तो 3, 4 और 5 का बनता है ना। अब बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप एक भुजा को 2 से गुना करते हैं, जैसे मानिए आप सभी भुजाओं को 2 से गुना करिए, अगर एक को गुना करेंगे तो आपको सबको गुना करना पड़ेगा। 3 का डबल कितना होता है? 6, 4 का डबल होता है 8 और 5 का डबल होता है 10। तो अगर यहां पर 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट था तो 6, 8 और 10 जो है वो भी क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। अगर आप इसको मानो यहां से, ठीक है, इसके दिए गए ट्रिपलेट को भी 2 गुना करते हैं, दिए गए ट्रिपलेट का 2 गुना का मतलब ओरिजिनल वाले मान का 4 गुना, ठीक है। तो ओरिजिनल वाले मान का 4 गुना, 3 का 4 गुना 12, 4 का 4 गुना 16 और 5 का 4 गुना 20। तो 12, 16 और 20 भी क्या होगा मेरे भाई? 12, 16 और 20 भी अपने आप में ट्रिपलेट होगा। यानी आप ऐसे समझ लो कि ये आपके पास एक मशीन था फॉर्मूला वाला, उसको गुना करते गए और ट्रिपलेट बनाते गए। यानी 3, 4, 5 जो है वो ट्रिपलेट याद रखोगे तो 6, 8, 10 भी बता सकते हो, 12, 16, 20 भी बता सकते हो। उसी तरीके से तो अब एग्जामिनर जान गया है कि ये बच्चे सिर्फ आगे आगे गुना करते हैं, तो इनको थोड़ा दशमलव में लपेटो। दशमलव में लपेटने का मतलब क्या है? 3, 4, 5 को आप ऐसे देखो, वो क्या करता है? सबका आधा कर देता है। 3 का आधा कितना हो जाता है? 1.5। 4 का आधा हो जाता है 2 और यहां पर 5 का हो जाता है आधा 2.5। अब यहां पर आपका एग्जामिनर पता है क्या करता है? बोलता है ये 1.5 है और ये 2.5 है, तीसरा वाला मान बताओ कितना होगा? तीसरा वाला मान बताओ कितना होगा? तो यहां तुम्हारी आंखें नहीं देख रही हैं कि ये 3 का आधा 1.5 हो चुका है, यहां 5 का आधा 2.5 हो चुका है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या होगा? तो 4 का आधा 2 होगा, बस बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से? 4 का आधा होगा, बात खत्म। इस तरीके से तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं 1.5, 2 और 2.5 क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। और एग्जामिनर आपका बदतमीजी करता है, बकवासबाजी करता है पेपर में और थोड़ा सा आपको परेशान करता है। वो क्या करता है? अब इसका आधा ना करके 1/4 कर देता है, 1/4 कर देता है। तो 1/4 करने का मतलब क्या हो गया? इसको हर किसी को 4 से वो भाग कर देगा, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। और उस केस में क्या करेगा? देखो 3 के स्थान पर जैसे मानो यहां पर 1 दे देगा, यहां बोलेगा 1.25 है और ये x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ठीक, x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे क्या तुम्हारी आंखें नहीं देख रही कि 4 का 1/4 हुआ है, 5 का 1/4 हुआ है, तो 3 का 1/4 बताओ। यानी 3 को 4 से भाग करो, 3 को 4 से भाग करोगे तो 0.75 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ जल्दी से? यानी बिना कलम उठाए, बिना पाइथागोरस का थ्योरम लगाए, बिना यहां पर स्क्वायर फलाना रूट वूट किए हुए आप x का मान बता सकते हो। कैसे x का मान बता सकते हो? ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर ध्यान था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर ध्यान था तो आप x का मान बता पाए। तो x का मान कितना हुआ मेरे भाई? तो 3 का 1/4 कर देंगे, यानी 0.75 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि 0.75, 1 और 1.25 क्या है? अपने आप में ट्रिपलेट। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? पहले हमने पढ़ा पाइथागोरन का ट्रिपलेट बनता कैसे है, तो यहां पर इसका स्क्वायर करके। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि अगर एक ट्रिपलेट दिया है तो उसके आधार पर अनंत ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो पॉइंट हमेशा क्या ध्यान रखना है कि बेसिक ट्रिपलेट ध्यान रखना है। ठीक है, जो बेसिक फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है ट्रिपलेट का, वो ध्यान रखना है। बेस फॉर्म ध्यान रहा तो आप अनंत ट्रिपलेट बना सकते हो। आप उसको 2 से गुना करो, 4 से गुना करो। अब 2017 के मेंस में सिर्फ इतना सवाल दिया गया था, आप देखिए सिर्फ इतना सवाल दिया गया था। और वो कितना दिया गया था? 17 का मेंस का मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक बार यहां पर साइड में वो सवाल एक बार देख लें दो। सवाल आपका दिया गया था, ठीक है, सवाल आपका दिया गया था कि ये वैल्यू जो है ये आपकी 2 है, ठीक, और ये वैल्यू 0.16 है। आपसे पूछा गया था ये वाली वैल्यू कितनी होगी, बता दो। ये वाली वैल्यू 2 दी गई थी हाइपोटेनस, ये वाली वैल्यू जो है वो 0.6 दी गई थी, और आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा बताइए। क्वेश्चन मार्क कितना होगा बता दो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कितना होगा बता दो। तो क्या आप यहां पर छोटी सी बात को नहीं समझ सकते हो? बताओ यहां पर। ठीक है,
बताओ जल्दी से। दो नहीं होगा यहाँ, एक मिनट, दो नहीं होगा ना, यहाँ 0.2 होगा, 0.2 होगा, ठीक है, 0.2 होगा, 0.16 होगा, क्वेश्चन मार्क बोला गया, ठीक है। तो यहां पर समझेंगे मेरी बात को, आप जरा गौर से देखो तो इसका 2 गुना यहां पर था, इसका 4 गुना यहां पर था, ठीक है। अब जरा 12, 16 और 20 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। इसको 100 से भाग किया गया है तो 0.2 आया है, इसको 100 से भाग किया गया है तो 0.16 आया है। तो 12 में भी 100 का भाग लगाना पड़ेगा, और जब 12 में 100 का भाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0.12। समझ में आ गया या नहीं आ गया? या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में 4 का 4 गुना 16 होता है। 4 का 4 गुना कितना होता है? 4 का 4 गुना 16 होता है, और 16 से देखो 4 से गुना करने के बाद 100 से भाग कर दिया गया है। आप ऐसे समझो कि 4 से 4 को गुना किया गया है और वापस उसको 100 से भाग कर दिया गया है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं हर एक संख्या को 4 से गुना करना है, 100 से भाग करना है। 4 को 4 के साथ गुना करके 100 से भाग, 5 को 4 के साथ गुना करके 100 से भाग, तो आपको भी 3 को 4 के साथ गुना करके 100 से भाग कर देना था, यानी 0.12। ठीक है, तो ये हम कब करते हैं? जब हमें एक वैल्यू पता होती है, उसके आधार पे अलग अलग ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। और यही बातें बहुत ही शानदार तरीके से आपके शीट में मैंने लिखवाई है कि देखो 3 है तो 3 का 2 गुना करोगे, 3 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, 5 गुना करते करते अनंत तक आप देखो 3 का 5 गुना करते करते अनंत तक बना सकते हो। लेकिन ये कब बना सकते हो? जब आपको ये 3, 4, 5 का बेस फॉर्म याद हो, मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 5, 12, 13 है तो 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, अनंत तक बनाओगे। अगर 7 है तो 7 का 2 गुना करके, या 7 का आधा करके, या 7 का 3 गुना करके बना सकते हो। तो जो बेस फॉर्म है वो क्या क्या है, उसको मैं यहां पर बॉक्स बना के कर रहा हूं कि ये बॉक्स बना के आप बेस फॉर्म याद कर सकते हो। 7, 24 और 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 1, 1 रूट 2, 1, 3 रूट 2। और ये सारे के सारे कैसे बने हैं? तो सारे के सारे पाइथागोरस के फॉर्मूले से बने हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे ट्रिपलेट कैसे बनते हैं? यही 2 दिए गए फॉर्मूले से। समझ में आया? अब यहां पर छोटी सी बात आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, छोटी सी बात, 2 तरीके से पाइथागोरस का आप ट्रिपलेट बना सकते हो, 2 तरीके से। जैसे मानो कि मैंने कहा कि भाई तुम्हें ये बेस याद करना पड़ेगा, और इस बेस का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके बनाओगे तो तुम जो है अनंत ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक, तो बच्चा बोला ठीक है सर, ये बेसवा तो हम याद कर लेंगे। ये बेसवा को बनाने का कोनो तरीका है का? बताओ। आगे आने वाले हर संख्या को तो याद कर सकते हैं 2 गुना, 3 गुना, लेकिन इस 7, 40, 41 को, सॉरी 7, 24 और 25 को कैसे याद करें? फिर हम उसको बोले सुनो बेटा इधर आओ, एक काम करो, तुम बनाओ, एक काम करो, ये 2 फॉर्मूला ध्यान रख लो। ये 2 फॉर्मूला तुम ध्यान रख लोगे तो तुम कोई भी ट्रिपलेट बना सकते हो। जैसे मानो यहां पर एक काम करो, तुम्हारा देखो, जैसे मानो यहां पर दिया गया है तुमको, ठीक है, 2n बोल दिया गया, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। जैसे मानो आपका बोल दिया गया कोई भी संख्या, ठीक, जैसे मानिए एक छोटा सा काम करते हैं अपन, जो है मैंने कहा, ठीक है, कि अपन जो है तुम क्या करो, 6 का इस्तेमाल करो। ये जो है ना, ये 6 को इस्तेमाल करके तुम क्या बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ। देखते हैं तुम 6 को इस्तेमाल करके ट्रिपलेट बना पाते हो या नहीं। तो आपको क्या मानना है? 6 को मानना है 2n के बराबर। 2n का मान कितना मानना है? 6 के बराबर मानना है। ठीक है, 2n का मान जब आप 6 मानेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 3 आ जाएगा। फॉर्मूला आपका कहता है 2n लिखिए, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए, और n स्क्वायर प्लस 1 का क्या करिए? होल स्क्वायर करिए। जरा देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि 2n n स्क्वायर माइनस 1, सॉरी n स्क्वायर माइनस 1 होगा, यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 होगा, और यहां पर क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये आपका फॉर्मूला कहता है। ठीक, जैसे मानिए अगर मुझे कोई संख्या दे दी गई, मुझे कहा गया कि लो तुम 8 को लेकर बनाओ, तो जो मेरा 8 है ना, वो हमेशा किसका मान होगा? वो 8 हमेशा बेस वाले का मान होगा, यानी वो 2n का मान होगा। अगर 2n का मान 8 है तो n का मान कितना हो जाएगा? 4। तो देखते चलो मेरा ये ट्रिपलेट क्या बनेगा। 2n का मान कितना है? तो 8 है। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया तो कितना हो गया? 15। 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। 8, 15 और 17 हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। देखो 8, 15, 17 बन गया कि नहीं बन गया? बताओ।
बना कि नहीं बना 8 15 17 जरा बता दो। यहाँ पे समझ में आ गया बात? 8 15 17 बन गया। ठीक उसी तरीके से जैसे मानो अगर मुझे कहा गया 10 को इस्तेमाल करके आप ट्रिपलेट बनाइए, तो 10 हमारा किसका मान हो गया मेरे भाई? 10 हमारा 2n का मान हो गया। अगर 2n का मान 10 है तो बस यहां पर उठाओ, 2n का मान कितना हो गया तो 10 लिखो। ठीक है, n का मान 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, और 5 का स्क्वायर 25 में से 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 26। 10 24 और 26 ये भी एक ट्रिपलेट होता है, देख लो यकीन ना हो तो। 10 24 और 26 समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 था, ये बड़ा शानदार तरीका था आपको बताने का कोई भी संख्या का कि यहाँ तुम वैल्यू डालो और तुम्हारा क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा ये। लेकिन ये कब होगा? लेकिन ये कब होगा? इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ऑड पे करोगे, अब जैसे मानो मैंने कहा कि n बराबर 7 है तो आप 2n बराबर 7 करोगे, n की वैल्यू आपकी 3.5 आ जाएगी। अब 3.5 आ जाएगी तो आप थोड़ा लफड़े में फंस जाएंगे, फिर आप उसका स्क्वायर करते फिरेंगे करते फिरेंगे करते फिरेंगे। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है। देखो ये ट्रिपलेट पूरा का पूरा कहानी हो गया ना, समझ में आ गया? अब यहां पर एक और बात है कि ट्रिपलेट कैसे बनता है। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे बनता है इस बात को ध्यान रखो। ट्रिपलेट कैसे बनता है, जनरली ये बात मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं ज्योमेट्री में पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि जो एक्साइटेशन है वो आप लोगों को पूरी की पूरी फुल फ्लेज में, ठीक है, एनर्जी आते रहे और मजा आते रहे बिल्कुल। ट्रिपलेट कैसे बनता है? तो ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं? दो तरह की संख्या होते हैं पूरे के पूरे पृथ्वी पे, या तो वो संख्या ऑड होगी नहीं तो वो संख्या इवन होगी, या तो वो संख्या ऑड होगी नहीं तो वो संख्या इवन होगी। ठीक है, या तो वो संख्या ऑड होगी नहीं तो वो संख्या क्या होगी? इवन होगी। जैसे मान लो ऑड का मतलब हो गया हमारा 1 3 5 7, ठीक है, और हमारा इवन का मतलब हो गया 2 4 6 8 कर करके। अब दोनों के ट्रिपलेट बनाने के नियम भी सुन लो जरा। यहां पर अगर आप ऑड का ट्रिपलेट बनाते हो, जैसे मानो आपने कहा कि सर मुझे क्या करना है, मुझे 3 का बनाना है, कि 3 का ट्रिपलेट कैसे बनेगा? 3 को इस्तेमाल करके ट्रिपलेट बना दीजिए। तो मैंने कहा एक काम करो बालक, 3 का तुम कर दो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो यहां पे, तो तुम्हारा क्या आ गया? 9 आ गया। तो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 हुआ कि तुम्हें 3 का स्क्वायर करना है, यानी 9 करना है। फिर मैंने कहा स्टेप नंबर 2 को फॉलो करो। अब स्टेप नंबर 2 तुम्हारा क्या होगा? तो स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है? इस 9 में 1 जोड़कर आधा कर देना है और 9 में 1 घटाकर आधा कर देना है। ठीक, ये तुम्हारा स्टेप नंबर 2। 3 नंबर जो आएगा, देखो यहां पर क्या आ जाएगा? पहली संख्या तुम्हारी कितनी थी? तो बोलोगे सर संख्या हमारी 3 थी। 9 में 1 जोड़ो, 10 का आधा कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 1 घटाकर आधा कर दो और 9 में 1 जोड़कर आधा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो संख्या क्या ली थी? 3, और यहां पर कितना आ गया? 9 में 1 घटाकर आधा यानी 8 का आधा 4 और जोड़कर आधा 5, यानी तुम्हारा तीसरा स्टेप में आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप लगाने हैं, पहले में क्या करना है? स्क्वायर करना है, और जो संख्या आएगा 1 घटाकर आधा और 1 जोड़कर आधा। ये किसके लिए होगा? ये किसी भी ऑड संख्या के लिए होगा, किसी भी ऑड संख्या के लिए होगा, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मानिए एक बार हम काम करते हैं 7 के साथ। अब 7 का क्या करते हैं? 7 का स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं कि हमने किया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ गया हमारा 49। स्टेप नंबर 2 हमने फॉलो किया, 49 में 1 घटाकर आधा और 49 में 1 जोड़कर आधा। ठीक है, तो हमारा क्या था? 7 था, 1 घटाकर आधा यानी 48 का आधा कितना हो गया? 24, और 49 का आधा कितना हो गया? तो 25 हो गया। ठीक है, मेरी बात को समझे? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ट्रिपलेट कैसे बनता है ऑड संख्याओं का, इवन संख्याओं का। ऑड संख्या का जो ट्रिपलेट बना वो कैसे होता है? उसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 घटाकर आधा जोड़कर आधा। अब जैसे आपको पता है कि 3 4 5 जो बेस फॉर्म है वो बन गया, तो फिर इसको गुना करके अगर हर किसी से गुना करोगे 2 के साथ तो 6 8 और 10 भी बना लोगे। इसको 3 3 के साथ गुना करोगे तो 9 12 और 15 भी बना लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि ये कैसे बने, और इसको बनाने के लिए कोई एक संख्या कैसे दी जाए। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक ट्रायंगल है और मैंने कह दिया ये 25, ये हमारा कितना है? ये मान लो हमारा 25 है और ये हमारा 24 है, तीसरा कितना होगा? तो स्क्वायर करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक मानो
सिंपल सा मैंने कहा कि एक ही साइड दी गई है और वो बस साइड जो है तुम्हारा ऐसे है कि ये 3 है, तो बताओ ये बाकी दोनों भुजाएं कितनी होंगी। सिर्फ एक साइड में दे दो 3 और बाकी दोनों भुजाएं कितनी होंगी। तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट ट्रिपलेट है जो 3 का इस्तेमाल करके बनाता है वो कैसे बनता है, 3, 4 और 5 से। और वो कैसे निकाला, तो हमने कहा 3 से जो ट्रिपलेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो देख लो। 3 का स्क्वायर करते हैं 9, एक घटाकर आधा जोड़कर आधा, यही बनता है 3 से हमारा ट्रिपलेट। क्लियर है ये बात, सबको बता दो जल्दी से। ऑड का सीख लिया, अब इवन का सीखोगे। ठीक है, अब इवन का सीखोगे, चलो आ जाओ इवन का भी सीख लो। इवन में भी चलते हैं तो बात समझते हैं कि भैया इवन संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जितने भी इवन संख्या हो गए, जैसे मान लो 4 का अपन को ट्रिपलेट बनाना है, तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा कि 4 को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आधा करने के बाद कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 इसमें लगाना पड़ेगा। 2 का क्या करना पड़ेगा, तो 2 का जो है आपको, ठीक है, 4 को छोड़ो, 4 से थोड़ा सा कम समझ में आएगा। एक काम करते हैं, 8 को लेकर चलते हैं। मान लो कि आपने 8 का किया आधा, 8 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको क्या करना है, 8, ठीक है, ठीक, यहां पर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है बता दो जल्दी से। तो 4 का स्क्वायर बोलोगे सर 16 होता है। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, 16 में से 1 घटा देना है और 16 में से 1 क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8, 15 और यहां पर 17, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ट्रिपलेट हो गए। ये हमारे क्या हो गए, ट्रिपलेट हो गए। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, बताओ। इवन क्लियर है, बता दो जल्दी से। ठीक है, इवन क्लियर है, बता दो जल्दी से। देख लो एक बार बोर्ड पे। क्लियर हो गया, बता दो। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते तो दूसरे तरीके भी हैं। जैसे मानो बहुत अलग अलग जगह पर ये सेटिस्फाई भी करता है और ये सेटिस्फाई नहीं भी करता है। इसीलिए आपको एक दूसरा एग्जांपल देकर और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 14 है, 14 है। 14 हमारा क्या है, 14 हमारा एक इवन नंबर है और 14 से हमें क्या करना है, 14 से स्क्वायर निकालना है या ट्रिपलेट। तो पहला हमने क्या किया, 14 का कर लिया, पहला स्टेप में हमने आधा। 14 का आधा कर लिया तो कितना आ गया, हमारा आ गया 7। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप में हमें 7 का स्क्वायर करना है 49। 49 तोड़ लिया हमने। और तीसरा स्टेप में आपको बताया था क्या करने को, तीसरा स्टेप में बताया था कि 49 में एक जोड़कर या 49 में से एक घटाकर आधा कर दो। ये वाला ध्यान रखो, पुराना वाला भूल जाओ। 49 में घटाकर आधा करो, 49 में जोड़कर आधा करो, तो आपका सीधा का सीधा आ जाएगा 14। ठीक, 48 का कितना हो गया देखो यहां पे, ठीक है, 48 बटे 2 कितना हो गया आपका, 14। ठीक है, यहां 24 आ जाएगा, यहां 25 आ जाएगा और 14 का आधा कर दिया मतलब 7 से आएगा। तो 7, 24 और 25 आप ऐसे भी कर सकते हो, 7, 24 और 25। लेकिन 14 से पर्टिकुलर कैसे निकालोगे, 7, 24 और 25 आप ऐसे भी कह सकते हो। देखो 7, 24 और 25 आ गया। ठीक है, अब 7, 24 और 25 आ गया तो इसका दोगुना कर दो, इसका दोगुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 14, 28 और हमारा कितना हो जाएगा, 14, 28 और 50 हो जाएगा। 14, 28 और 50 कैसे आएगा, तो सेम तरीके से मैंने आपको क्या कहा था कि 14 जो है, तो 14 को कैसे बांटो, तो पहले 14 का करो आधा, 14 का आधा करोगे तो आएगा 7। 7 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। ठीक है, एक मिनट, 14, 48 और 50। तो 48 इसमें से एक घटा दो और इसमें से एक जोड़ दो, दोनों तरीके से।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया ना? देख लो दोबारा से इवन का मैं आपको बता दे रहा हूं, दोबारा से इवन से मैं आपको समझा देता हूं। करना क्या है, कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर 1 ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, 14 का आधा कर रहे हैं। 14 का आधा कितना हो गया? तो हमारा 7 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये हमारा 49 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 49 में से 1 घटा दे रहे हैं और 49 में 1 जोड़ दे रहे हैं। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 48, 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 14, 48 और 50। समझ में आ गया? दोबारा से समझ लो। ऑड में करते हैं पहले स्क्वायर, फिर स्क्वायर में से जो भी संख्या आती है 1 घटा के आधा, 1 जोड़ के आधा, आ जाता है ट्रिपलेट। इवन में क्या करते हैं, पहले आधा कर देते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर 1 घटाते हैं और 1 जोड़ते हैं, इस तरीके से। तो ये जितने भी आपके बने हुए हैं, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये सारे के सारे उसी स्ट्रक्चर पर ही बने हुए हैं। ठीक है, आपको एक बार फिर से समझा दे, सारे के सारे उसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं। जैसे मानिए आप 3 को उठाते हैं, 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। 3 4 5 का आपने ट्रिपलेट सीख लिया। मान लो आप 5 को उठाते हो, 5 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, तो पहले 5 को उठाया जाता है। ठीक है, 5 का क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ऑड में पहले करो स्क्वायर यानी 25, और फिर 25 में 1 घटाकर आधा यानी 12, और 25 में 1 जोड़कर आधा यानी 13। तो 5 12 13, देखो ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। ठीक है, अब जैसे मानो 10 है तुम्हारा, 10 क्या है कि इवन संख्या है। 10 क्या है, इवन संख्या। इवन में पहले क्या करते हैं, 10 का आधा 5 करते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 करते हैं। फिर तीसरा स्टेप 25 में से घटा देते हैं और 25 में क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, 10 24 और 26, क्या 10 24 बन गया कि नहीं बन गया? आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप एक तरीके से कोई भी संख्या, जैसे मानो किसी ने आपको 7 पकड़ा दिया, 7 क्या है, हमारा ऑड संख्या है, तो 7 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो यहां जैसे मानो 7 बनाना है, 7 स्टेप नंबर 1 ध्यान रखो, तो 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49। स्टेप नंबर 2 ध्यान रखो, 1 घटाकर आधा, 1 जोड़कर आधा। घटाकर आधा करेंगे तो कितना होगा, 48 का आधा 24, जोड़कर आधा करेंगे तो 50 का आधा 50, 7 24 और 25 बन गया कि नहीं बन गया? 8 15 17 करना है, 8 15 17 करना है। कैसे करोगे, 8 कैसी संख्या है, तो बोलोगे सर इवन है। इवन वाले में पहले क्या करते हैं, पहले कर देते हैं आधा यानी 4 हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, इसका करते हैं स्क्वायर, 16 हो जाता है। फिर 16 में 1 कम करते हैं, 16 में 1 जोड़ते हैं, 8 15 17, क्या 8 15 17 बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरीके से 9 40 41 बनेगा, उसी तरीके से 11 60 61 बनेगा। यानी पूरी रामायण कहने के बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि तुम बेटा हमको कोनो भी एगो नंबर दे दो, कोई भी एक नंबर हमको दे दो, अगर वो ऑड होगा तो ऑड का फॉर्मूला डाल के उसके ट्रिपलेट निकाल देंगे, और अगर वो इवन होगा तो इवन का फॉर्मूला डाल के ट्रिपलेट निकाल देंगे। और एक बार कोई एक ट्रिपलेट बन गया तो फिर उसको गुना 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 करते करते फिर अनंत ट्रिपलेट निकाल देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? मतलब मैं आपको एक अब देखो समराइज कर दूं तो सीधी सी बात है, जैसे किसी ने मुझसे एक बात पूछा, ठीक है, एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था, समझ लो ऐसे, और उन्होंने मुझसे पूछा, चलो एक छोटी सी स्टोरी बनाता हूं, ठीक है, बता रहा हूं, एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं। एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हैं आप, जब घर जाते हैं तो लोग मिलते नहीं है रास्ते में, तो क्या पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या करते हैं आप, तो मैंने कहा मैथ्स पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा, अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। उम्र देख के उनको ऐसा लगा नहीं कि बच्चा उतना एक्सपीरियंस होगा, बच्चा समझ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो मैं अभी मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, तो कहाँ पढ़ाते हैं, तो मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। मुखर्जी नगर के एक बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है, मुझे उतना ध्यान था नहीं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने कहा ठीक है मैथ्स पढ़ाते हैं, तो किनको पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा सर जनरल कंपटीशन को। उनको लगा शायद 10वीं 12वीं को पढ़ाता होगा। अच्छा जनरल कंपटीशन को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, उनका पहला सवाल ही मुझसे यही था कि एक बात बताइए कि ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अगर किताबी कीड़ा कोई है तो वो ट्रिपलेट याद कर लेता है। आप में से 90% बच्चों को ये बात पता नहीं होगी इस वीडियो के पहले कि ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो पूछ लेते हैं ट्रिपलेट कैसे बनता है, क्या बनता है, तो शायद फंस जाए। तो मैंने कहा हाँ सर देखिए बताते हैं। मैंने कहा सर आप क्या चाहते हो, आप मुझे 2 संख्या देके ट्रिपलेट देना चाहते हो या 1 संख्या देके जाना चाहते हो? उन्होंने कहा सिर्फ आप ये बता दो कि ट्रिपलेट कैसे बनता है। मैंने कहा देखो सर, एक संख्या मान लो 3 है, ठीक है, और 3 से लेकर मैं विश्व में अनंत ट्रिपलेट बना सकता हूं। कैसे? जैसे अगर आप मुझे 3 दोगे ना, तो सबसे पहला कदम मेरा क्या होगा, मैं करूंगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। दूसरा कदम मेरा ये होगा कि मैं 9 में 1 घटाकर आधा करूंगा और 9 में 1 जोड़कर आधा करूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
3 हमारा था, यहां से मुझे 4 मिला और यहां से मुझे 5 मिला, ये आ गया मेरा ट्रिपलेट। और इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके मैं दुनिया में अनेकों ट्रिपलेट बना सकता हूं। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो ये 6, 8 और 10 बन जाएगा। अगर मैं इसको 3 से गुना करूंगा तो 9, 12 और 15 बन जाएगा। अगर मैं इसको मान लो 0.1 से गुना करता हूं तो 0.3, 0.4, 0.5 से। अगर सबको 100 से भाग कर दो तो 0.03, 0.04, 0.05, ये सभी मेरे ट्रिपलेट बनते जाएंगे। चलो ये तो बात हमने बता दी आपको ऑड की, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सर देखो, अगर आप कोई इवन नंबर भी लेना चाहते हो ना, जैसे आपके मन में इच्छा प्रकट हुई कि हम कोई इवन नंबर लेते हैं, तो हमने कहा ठीक है गुरुजी लो, मान लो 14 नंबर है, तो इसको क्या करोगे, देखो इवन है, देखो ऑड है तो ऑड का आधा नहीं किया जा सकता, इसीलिए पहले स्क्वायर किया जाता है। लेकिन इवन संख्या है तो उसका आधा किया जा सकता है, इसीलिए पहले आधा करते हैं ताकि छोटी संख्या बनाई जा सके 7, और फिर तब इसका स्क्वायर करते हैं। शुरू में मत बौखला के स्क्वायर कर देना। तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो गया कि 7 का स्क्वायर करते हैं 49, ठीक है। और तीसरा कदम यहां पर क्या हो गया सर कि इसमें से आप एक घटा दीजिए और इसमें से जो है आप एक जोड़ दीजिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। तो आपका ट्रिपलेट कितना बन गया, आपका ट्रिपलेट बन गया यहां पर 14, 48 और 50। और फिर इस संख्या का इस्तेमाल करके हम दुनिया में अनेकों ट्रिपलेट बना सकते हैं। अगर मुझे इसका आधा करना हो ना तो मैं आधा करूंगा तो ये 7, 24 और 25 बन जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत शानदार ट्रिपलेट है। अगर मैं इसका दोगुना कर दूंगा तो 28, 96 और 100 अपने आप में एक ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर मैं सबको 0.1 से गुना कर दूं या 10 से भाग कर दूं तो 1.2, 4.8 और 5.0, ये भी अपने आप में ट्रिपलेट बन जाएगा। बस इतना कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, शानदार, थोड़ा अच्छा लगा हमें भी सुन के किसी से मुंह से अपनी तारीफ। और उसके बाद उन्होंने अपना नंबर जो है हमें दिया और अपना आशीर्वाद भी, ठीक है। और उसके बाद कहा कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। बट भगवान के दुआ से अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं कि उन्हें संपर्क करने की आवश्यकता पड़े, ठीक है। तो ये बात समझिए, आपको अपने नॉलेज में पूरा तरीके से कंफर्म होना पड़ेगा। रट्टू बनोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा, रट्टू मत बनो, कंसेप्ट को समझो। एक ट्रिपलेट ही ऐसा है ना, अगर मैं ट्रिपलेट के ऊपर ही क्लास लेना चाहूं तो कम से कम मैं इसको 2 घंटे पढ़ा सकता हूं, 4 घंटे, 10 घंटे तक पढ़ाया जा सकता है सिर्फ ट्रिपलेट को। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रिपलेट को याद रखें। अगर वो याद ना हो तो बनाने का, ट्रिपलेट बनाने का विधि ध्यान रखें, बनाने का फॉर्मूला ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा फॉर्मूला ध्यान रख लिया ना मेरे भाई, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रहे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर चाहे आपको 7, 40, 41 नहीं भी याद है, पेपर में खाली 7 दिया गया तो बैठ के निकाल लोगे कि 40, 41 उसका 2 मान होता है। सिर्फ अगर 7 भी दिया गया तो 40 और 41 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मान लो कल के दिन मैं 13 बोल देता हूं, अब 13 से किसी का कोई ट्रिपलेट ध्यान ही नहीं है, कौन बच्चा है जो बता दे 13 के साथ ट्रिपलेट बनता है, नहीं पता। लेकिन अगर 13 पता है आपको कि 13 क्या है, एक ऑड संख्या है, तो 13 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं 169, और 169 में एक घटाकर आधा और 169 में एक जोड़कर आधा। लो भैया बन गया ना तुम्हारा ट्रिपलेट, काम खत्म, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे अपन। चलो ट्रिपलेट सीख लिए, अब आ जाओ एक एग्जांपल पे। कहानी में फिर क्या हुआ, कहानी में फिर यही हुआ कि कहानी यहीं पर एंड हो गई। उन्हें हमारे जो नॉलेज को आंकने का तरीका था वो अच्छा उन्हें भी लगा। उन्होंने पूछा, हमने बताया, तो उन्हें लगा कि चलो ठीक है, आजकल के फील्ड में ऐसे टीचर नहीं आ रहे हैं जो किताब को रट के आ गए हों, सच में कंसेप्ट है, ठीक है, जो अच्छे से बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, उनका पेपर क्लियर करा सकते हैं। फिर उसके बाद पूरा सफर जो है ऐसे ही चला, ना कोई बात ना कोई चर्चा। अब वो पूछे तो क्या पूछे, कुछ नहीं पूछे, चले गए फिर। चलो, तो सवाल में क्या बोला गया है, एक हमारे पास त्रिभुज है एबीसी नाम का, AB का मान है 8, AC का मान है 10, एंगल B का मान है 90, तो एरिया पूछा गया है। बड़ा शानदार एंगल, ये ट्रायंगल है ABC, पहला एग्जांपल देखो। और ABC में हमसे बोला गया है AB का मान 8 है, BC का मान तुम्हारा कितना है, दिया ही नहीं है, और यहां पर इसका मान 90 दिया है, यहां पर ये 90 डिग्री है, 8 है और 10 है, और आपसे बोला गया है ABC का एरिया बताओ। आपको पता है, हैप्पी कुमारी कहती है सर 1 का ट्रिपलेट बता दो। अरे यार 1 का ट्रिपलेट, 1 कैसी संख्या है जरा बताना। मतलब ये वही बात हो गई, पूरी रामायण बीत गई और पूछते हो सीता कौन थी, ठीक है।
बताओ जरा जल्दी से। एक का ट्रिपलेट, एक का ट्रिपलेट ऐसे नहीं बनता है कि एक से उठाकर ट्रिपलेट बना दोगे। क्यों? जैसे एक ऑड नंबर है, एक का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका एक, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे, एक में घटाकर आधा करोगे, ठीक है। पहले क्या होता है स्क्वायर, फिर घटाकर आधा, फिर जोड़कर आधा। अब जैसे करोगे तो 1 आ गया तुम्हारा, 0 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या ऐसे कोई ट्रिपलेट संभव है? तो नहीं संभव है। कोई भी भुजा का मान 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो एक से ट्रिपलेट नहीं बनता है। जब एक साइड तुम्हारा 0 हो जाएगा तो कैसे बना लोगे ट्रिपलेट, बताओ? नहीं बना सकते ना। तनिक खुद का बुद्धि प्रयोग किया करो, ठीक है। क्या करते हैं, ऑड में स्क्वायर करते हैं और फिर आई गई संख्या का, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे मुझे मान लो यहां पर इसका एरिया बताना है, तो मुझे पता है एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब बेस तो दिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 10 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। कैसे? ट्रिपलेट की मदद से, कि 6, 8 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है, 6 है, और इंटू कितना है यहां पर, हाइट 8 है। 2 से काटेंगे 3 बार में, एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अगर वहीं पर ये बेस नहीं पता होता तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर करके रूट लगाते रहते और काम खराब होते रहता, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब वहां तक तो बच्चों का कहानी था। अब यहां जो है मेन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही दिए गए 4 सूत्र हैं, जिसको 5 में भी बदला जा सकता है। मतलब यूं समझ लो कि लाइफ लाइन है आपकी। ये समझ लीजिए हर साल एक सवाल यहां पर ये क्वेश्चन आता ही आता है, और ये सिमिलैरिटी से साबित होता है। सिमिलैरिटी में भी बहुत लोग पढ़ाते हैं और बहुत राइट एंगल में भी पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका इसको राइट एंगल में है। अपन जब राइट एंगल पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये 4 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, और इसका इस्तेमाल करके पेपर में इस बार भौकाल प्रश्न पूछे गए हैं। फिर वीडियो उसके बाद जब क्वेश्चन आने लगा तो प्री के जैसे जैसे क्वेश्चंस आने लगे तो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन शुरू से एक कंटेंट में है कि ये 4 प्रॉपर्टी आपके आएंगे। जैसे होता है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उसी तरीके से आप इसको इस भाषा में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, या ऐसा लिखना चाहो या ऐसे। दोनों बातें जो हैं वो सेम ही कही गई है। यहां जो बात है वही बात यहां पर भी है, बस लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। ये चारों बात हर किसी को ध्यान रखना, अगर नहीं ध्यान है तो समझ लो मुश्किल में हो। अब ये आया कहां से, चारों बात क्या है वो एक बार को देखते हैं हम, ठीक है। होता क्या है कि आपको जो है सिमिलैरिटी पढ़ा दी है, सिमिलैरिटी पढ़ा दी है, तो अब ये चीज मुझे बताने में काफी आसानी होगी। 2 चीजें होती हैं, ठीक है। फिलहाल आपको एक ही कंसेप्ट जानना है। अब यहां से क्या होता है, हम यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है मेरे भाई, तो इस त्रिभुज का नाम हमारा है ए, बी और सी। और यहां पर ये कोण बना रहा है कितने का, तो 90 का, ठीक। और यहां पर भी ये कोण बना रहा है कितने का, तो 90 का। समझ में आ गया बात। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 का बनाएगा। हमारा एग्जामिनर हमसे ये कहता है कि बी से एसी के ऊपर एक लंब डालिए, मतलब परपेंडिकुलर डालिए। वो परपेंडिकुलर होगा हमारा बीडी, ठीक है। और सिर्फ इतना ही देकर हमसे देखो कितने प्रॉपर्टी वो हमसे निकलवाएगा। कुल मिलाकर 4-5 प्रॉपर्टी साबित किया जा सकता है। कैसे? छोटी छोटी बातों को देखते चलो। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसा है कि इसको अगर हम थीटा मानते हैं, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, देखो यहां पर इसको अगर हम थीटा मानते हैं, तो अगर इसको थीटा मानते हैं और ये 90 है, तो त्रिभुज डी, बी और सी में ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। बताया था ना कि यहां पर जो दोनों कोण होते हैं वो इसके बराबर होते हैं। अगर ये 1 है तो 90 में से 1 घटा दो, ये 2 है तो 90 में से 2 घटा दो, तो ये थीटा था तो 90 में से घटा दिया, ठीक। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए, बी और सी में। ये जनाब 90 है और ये जनाब थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया। सिमिलैरिटी 2 तरीके से लगाई जा सकती है, ठीक है। अब समझो, आप यहां पर समरूपता लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, तो देखो बी, डी और सी में, ठीक, और ए, बी, सी में, ठीक है। एक सिमिलैरिटी ये लग सकता है, दूसरा ए, डी, बी में, और फिर बड़े वाले में, ठीक, और तीसरा इन दोनों छोटे वाले में, ठीक है। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि भैया इनके पास जो है वो कोण बराबर हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी देके बता रहे हैं। जैसे मानो ट्रायंगल बी, डी और सी लिया आपने, तो आपने कहा सर ट्रायंगल बी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो एंगल बी जो ले रहे हैं बीडीसी में, ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो बड़े वाले में 90 माइनस थीटा कहां है, ए है, तो यहां पर आप लिखेंगे पहले ए को। याद रखो बी 90 माइनस थीटा। देखो एक एक बात को समझो, यहां पर तुम्हारा बीडीसी में कितना है, तो ये
90 माइनस थीटा है। डी कितना है तो डी तुम्हारा 90 है और सी कितना है तो थीटा है। तो अगर सिमिलैरिटी लिखोगे तो फिर उसी तरीके से वही कोनों को लिखना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा पहले लिखना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा कौन है तो ए है। फिर 90 लिखना पड़ेगा। 90 कौन है तो 90 जो है तुम्हारा बी है। और फिर थीटा सी, सी कौन है तो यहां पर भी सी जो है वो क्या है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा 90 थीटा, 90 माइनस थीटा 90 थीटा, सिमिलैरिटी आ गई। अब सिमिलैरिटी में क्या क्या बातें साबित होती हैं, ठीक है। आपको मैंने सिमिलैरिटी में नॉर्मली क्या क्या बताया था कि आप किसी का किसी के साथ रेशियो ले सकते हो। जैसे अगर यहां बीडी ले रहे हो, ठीक है, तो यहां पर क्या लोगे ए बी लोगे। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से अगर यहां डीसी लेते हो तो यहां पर क्या ले सकते हो बीसी ले सकते हो। उसी तरीके से अगर बीसी ले रहे हो, अगर क्या ले रहे हो बीसी ले रहे हो यहां पर, तो यहां पर क्या ले सकते हो एसी ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आप बोले जी गुरुजी ले सकते हैं। समझ में आ गया बात। अब आपका एग्जामिनर क्या करता है, यही दोनों को इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी नंबर 1 दे देता है और वो क्या देता है बीसी इंटू बीसी, बीसी इंटू बीसी यानी बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बराबर होगा किसके एसी डीसी के बराबर, बराबर होगा किसके एसी और डीसी के। ये बन जाता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। ये बन जाता है प्रॉपर्टी नंबर 1। यानी यहां पर ये जो बेस है ना, इस बेस का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये छोटू को और ये बड़े वाले को गुना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बना था इस बार के प्री में वो भी देख लो। क्वेश्चन आपको यहां पर ये दे दिया गया था कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मान यहां पर छोटे वाले का देखो, यहां पर ये बोला गया था ये मान 6 है और ये मान 4 है, ये मान x है। बता दो कितना होगा, x का मान कितना होगा बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो सर x का जो स्क्वायर होगा, ये बेस का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा ये छोटू के यानी 6 के और इनटू पूरा के यानी 10 के। तो यानी x का स्क्वायर हमारा 60 हो गया। तो x की वैल्यू रूट अंडर 60 यानी 2 रूट 15 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू 2 रूट 15। पॉइंट नंबर 1 क्लियर रखना। अब इसी तरीके से हर पॉइंट को जो है, ठीक है, इसी तरीके से पहले क्या किया आपने, पहले वाले पॉइंट पर सिमिलैरिटी लगाई और आप बीसी स्क्वायर को लेकर आए। उसी तरीके से जैसे मानो ये छोटे वाले का सिमिलैरिटी टोटल के साथ लगाया ना, तो अब दूसरा वाला भाग ए डी और बी का सिमिलैरिटी जब आप टोटल के साथ लगाएंगे तो वहां पर आपको पॉइंट नंबर 2 मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या मिलेगा? ए से लेकर बी तक का स्क्वायर, ए से लेकर बी तक का स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू डी और ए इंटू सी। तो ये बराबर होगा ए डी इंटू डी सी। ये पॉइंट नंबर हो गया आपका 2, ठीक है। जब हम इसका सिमिलैरिटी टोटल के साथ लगाए तो बीसी का स्क्वायर सीडी इंटू एसी मिला। जब हम इसमें सिमिलैरिटी लगाए तो एबी का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी मिला। ये 2 पॉइंट हमें यहां से मिल गए, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमें यहां से मिल गए, इस बात का ध्यान रखो। ये मत पूछना सर दूसरा कहां से लेके आए, इसी तरीके से सिमिलैरिटी लगाए तो आया। अब आ जाता है, खुद सोचो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो हाफ इंटू, ठीक है, बेस क्या है तो बीसी है, ठीक है, और हाइट क्या है तो ए बी है, तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ठीक। ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो जरा इस ट्रायंगल को पलटी कर दो, पलटी कर दो तो यहां पर भी तो कोण बन रहा है और यहां पर कोण बन रहा है। तो इसका बेस अगर हम एसी मानेंगे तो हाइट इसका बीडी मान सकते हैं कि नहीं, बताओ। अगर उसी कोण को ऐसे पलटी कर दो और यहां 90 ऐसे समझ लो, ये तुम्हारा बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी है। समझ में आ गया बात? एडीसी है ना, माफ करना, ये आपका ए है, ये डी है और ये आपका बी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हाफ इंटू एसी, देखो हाफ इंटू एसी इंटू बीडी, ठीक है। तो यही बराबर होगा हाफ इंटू एसी इंटू बीडी के। बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, बताओ। बराबर होगा तो बोलोगे हाँ सर बराबर होगा। उस केस में आप हाफ को हाफ से काट सकते हो और ये जो बीडी वाला वीडी वाला वैल्यू है, ये बीडी यही तो पूछता है ससुरा। तो पॉइंट नंबर 3 यहां डाल सकते हो कि जो ये बीडी का मान होगा, जो ये बीडी का मान होगा ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, और इसको भाग कर देंगे बड़े वाले बेस के साथ, एसी के साथ। या आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, दोनों का गुना जो है वो बराबर होगा, ठीक है। ए बी बी सी बराबर होगा हमारे एसी इंटू बीडी के, बीसी का स्क्वायर सीडी इंटू एसी और एबी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा एडी इंटू
एडी इंटू डीसी नहीं होगा, यहां पर माफ करना, एडी इंटू यहां पर यहां करेक्ट करो, एडी इंटू हमारा एसी होगा ना, ठीक है। एडी इंटू पूरा बड़ा वाला, एडी इंटू एसी हो जाएगा, ठीक। जैसे बीसी का स्क्वायर बराबर होगा छोटा इंटू बड़ा, उसी तरीके से एबी का स्क्वायर बराबर होगा छोटा एडी इंटू पूरा का पूरा बड़ा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 भी साबित हो गया। कैसे साबित हो गया? इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर होगा इसका और इसके प्रोडक्ट के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता दीजिए। ये हमने 3 पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, ठीक। अब आ जाती है हमारी चौथे पॉइंट की बारी। चौथा पॉइंट कौन सा हो गया? तो चौथा पॉइंट हमारा ये बीच वाला हो गया। ये बीच वाले का, इस बीच वाले का रिलेशन कुछ से निकलेगा कि नहीं? देखो यहां पर टोटल कितने पॉइंट्स को हमने साबित कर दिया। पहले पॉइंट को हमने साबित कर दिया कि बीसी का स्क्वायर बीडी इंटू कितना होता है, बीडी इंटू हमारा एबी होता है, ठीक। दूसरा इसी ये एक पॉइंट में 2 पॉइंट हमारे आ चुके हैं, एक में हमारे 2 पॉइंट आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमने यहां पर देखा है कि BC इंटू एसी, BC इंटू एसी बराबर हो गया हमारे CD इंटू AB के। ये भी पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। ये भी पॉइंट अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हमारे बच गए ये भैया 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट को कैसे क्लियर करोगे? CD का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा BD इंटू AD के, ये पॉइंट, और 1 अपॉन CD का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बेस और 1 अपॉन ये जो कि मेन है। अब ये दोनों पॉइंट को साबित करने के लिए आपको फर्दर और सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और फर्दर सिमिलैरिटी लगाकर इस पॉइंट्स को कंफर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए फिर जो है आपके 5-10 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब यहां पर जब BD का स्क्वायर देखोगे तो देखो यहां से एक रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको BD का, और BD की वैल्यू इतनी आएगी। फिर एक और रिलेशन यहां से BD का निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आएगी, और दोनों का फर्दर क्लैरिफाई करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आप सीधा का सीधा बाकी 2 को एज इट इज याद कर लो, उसका प्रूफ जानने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी 2 क्या होता है? B से लेकर D तक का, B से लेकर D तक का, और फिर एक बार और B को D के साथ गुना करते हैं, B से लेकर D तक, और फिर B से लेकर D तक। ये बराबर होता है A से लेकर D तक, ठीक। और ये बराबर होता है D से लेकर C तक। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक बार BD लिया तो इस BD के बराबर आ गया AD, ये BD AD। फिर एक बार और BD लिया, ये बराबर आ गया DC DC। दोनों को गुना कर दिया तो हमें पता चल गया कि BD का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AD इंटू DC होता है। ये पॉइंट नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। और पॉइंट नंबर 5 क्या होता है? पॉइंट नंबर 5, इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो BD है ना, ये BD यानी 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/AB का स्क्वायर और जमा 1/AB का स्क्वायर जमा 1/BC का स्क्वायर, 1/BC का स्क्वायर। ये 5 पूछे जाते हैं। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो पांचों पॉइंट एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूं, यहां पे दोबारा से समझा दे रहा हूं, और फिर उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उन सभी सवालों को हम देख लेते हैं। असल में सवाल बनता किस पर है? तो सवाल ये BD को लेकर बनता है। यही BD आया और जिंदगी तबाह कर दी इसने सबकी, तो इसी के ऊपर सवाल बनता है। पांचों एक बार मैं यहां पर लिख रहा हूं और दोबारा आप लोग जो है अपने पास नोट डाउन करेंगे। आप चाहें तो इसको ABC का भी नाम देकर कर सकते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये जो बना है ये मान लो P नाम का कोई परपेंडिकुलर है, ये P है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपने पहला पॉइंट देखो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और ऐसे नहीं याद करना चाहते तो आप यहां पर पॉइंट वाइज भी याद कर सकते हो। देखो तो पहला पॉइंट आपने सीखा B से लेकर C तक का स्क्वायर। तो B से लेकर C तक का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर बराबर होगा ये छोटा इंटू बड़ा के। तो क्या बोलोगे? BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक। और दूसरा पॉइंट, चलो उसी तरीके से AB का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके? छोटा AD। साथ साथ याद करते चलो, लिखते चलो AC, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 3 हमने सीखा ये जो BD का स्क्वायर है, ये जो BD का स्क्वायर है ये बराबर होगा हमारा एक बार AD और दूसरा बार क्या होगा? DC के, ठीक। पॉइंट नंबर 4 हमने सीखा, वो हमने सीखा AB इंटू BC, AB इंटू BC, ठीक है, बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा AC इंटू BD के, बराबर होगा AC इंटू BD के। और पॉइंट नंबर 5 जो हमने सीखा कि BD का स्क्वायर का क्या होगा? इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन AB के स्क्वायर के और 1 अपॉन AC के स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन AB और 1 अपॉन BC के स्क्वायर के। यानी आप ऐसे समझ लो परपेंडिकुलर का, सॉरी यहां पर ये है ना, ये इसका परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर बराबर इसका और इसके का स्क्वायर के सम के। ये 5 पांडव जितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, किसके लिए? महाभारत के लिए। उसी तरीके से ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में। जबरदस्त जबरदस्त सवाल आते हैं इस 5 पॉइंट पे, ठीक है।
पांचों पॉइंट को क्लियर किया गया। अब सवाल में आ जाइए, एग्जाम्पल ऐसे फर्जी है, इसको हटाओ। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 1 फर्जी था। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है? कहा गया है एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, राइट एंगल पढ़ रहे हैं तो हर जगह राइट एंगल ही बनाएंगे। एबीसी नाम का ट्रायंगल दिया गया है हमें, और क्या कहा गया है? एंगल बीएसी का मान, एंगल बीएसी का मान 90 डिग्री है ना, तो इसको बी रखो, इसको ए रखो और इसको सी रखो, और ये मान को कितना बना दो? 90 डिग्री बना दो। सवाल में बोला गया है यदि एडी मुझे लग रहा है परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां से ए और डी नाम का बंदा जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। बीडी का मान हमें दिया गया है, किसका मान दिया गया है देखेंगे, बी से लेकर डी तक का मान 3 दिया गया है, और सी से लेकर डी तक का मान 4 दिया गया है। हमसे एडी का मान पूछा, बताइए एडी का मान कितना होगा? एडी का मान बताइए कितना होगा? बताओ। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एडी का स्क्वायर, हमने पढ़ा है एडी का स्क्वायर बराबर होता है बीडी के। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखते चलेंगे और इंटू सीडी के, यानी हम ये कह सकते हैं कि एडी का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 4 12 के। ठीक है, तो यहां पर हम जो एडी का मान बताएंगे वो कितना बताएंगे? √12 बताएंगे। √12 कितना होता है? 2 दूनी 4 इंटू 3, 2√3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक, क्लियर है? चलिए आ जाइए, अब सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है दूसरा आपके सामने, आंसर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बोला गया है एक ट्रायंगल एबीसी है, तो आपने कहा ठीक है सर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये ट्रायंगल बनाने के बाद जो हम बोलते हैं कि एक ट्रायंगल ए बी और सी है। एडी नाम का बंदा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। यहां बीएसी का मान दिया गया ना, तो बीएसी का मान बताओ। एडी नाम का बंदा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सवाल में बोला गया है कि एबी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर, क्या बोला गया है? एबी का स्क्वायर, ठीक है देखते चलेंगे, एबी का स्क्वायर और बट्टे में, ठीक है, किसका? एसी का स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा? ये भी बड़ा अपने आप में एक जबरदस्त पॉइंट है, जो स्टूडेंट ध्यान रख लेगा समझ लो कि उसकी भी नैया पार हो गई। ठीक है, ये भी इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखो। तो क्या बोलोगे? बोलोगे एबी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू बीसी। क्या बोलोगे? बीडी इंटू बीसी। ठीक है, उसी तरीके से ए से लेकर सी तक का स्क्वायर सीडी इंटू बीसी। सीडी इंटू कितना हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। बीसी से बीसी खत्म हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? बीडी अपॉन सीडी। क्या हो जाएगा? बीडी अपॉन सीडी। पॉइंट नंबर डी क्या हो जाएगा? बीडी अपॉन सीडी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी यहां पर हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और वो पॉइंट हमें क्या ऐड करना है? वो पॉइंट हमें पॉइंट नंबर 6 के नाम से ऐड करना है। पॉइंट नंबर 6 हमारा ये कहता है कि एबी का स्क्वायर और बट्टे में बीसी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? एडी अपॉन किसके? सीडी के। अब बोलोगे सर ये पॉइंट बनाकर अलग से काहे ऐड करवाए हो? तो हम बता देते हैं, आपको पेपर में आपके क्या पूछा गया था? आपके पेपर में आपको ये दिया गया था कि इनका जो मान है वो 3 है और इसका मान 4 है। आप इनका रेशियो बताओ कि ये किस रेशियो में होंगे। ठीक है, आपको बोला गया था कि ये सवाल ए है, ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट डी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एडी? यहां पर एक का मान दे दिया गया था, यहां पर मुझे लग रहा है डीसी का मान दिया गया था, और डीसी का मान बोला गया था √7 है, तो एडी का मान कितना होगा? ये आपके सवाल का पेपर का क्वेश्चन था। अलग अलग जगह पर अलग सवाल बना दे रहा हूं। देखो पेपर में आपका क्या आया हुआ था वो देख लो। पेपर में आपका बोला गया था, पेपर में ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। पेपर में जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, इसका मान हमारा 3 दिया गया है, इसका मान 4 दिया गया है, इसका मान √7 दिया गया है, और बोला गया है बताइए एडी का मान कितना होगा? एडी का मान कितना होगा बता दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी? आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर एबी का स्क्वायर
बटे में BC का स्क्वायर बराबर होगा AD अपॉन किसके, DC के। AB कितना है, तो AB 3 का स्क्वायर 9, BC कितना है बताइए, 4 का स्क्वायर 16 बराबर होगा AD अपॉन DC कितना है, तो √7 है। सीधा यहां लिखेंगे 9/16 √7, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, AD की, अगर प्रॉपर्टी याद है तो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो लपेटे में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाइए, पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया ABC नाम का एक ट्रायंगल है, एंगल A जो है वो 90 है, A से एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया जाता है BC के ऊपर, तो इसमें से कौन सी जो दी गई स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमने कहा ठीक है भैया बना लेते हैं। यहां पर ये हमारा पॉइंट है A B, ठीक है, एंगल A जो है वो 90 है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, और मान लो ये C हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर डाले, क्या नाम दिए उसको, 90 डिग्री का, AD को बनाया और AD को 90 डिग्री दिया। बोला इसमें से कौन सा दिया गया सवाल जो है वो करेक्ट है। एक पल के लिए जब भी सिमिलैरिटी को साबित करना हो तो याद रखना कि एंगल बनाना जरूरी है। यानी यहाँ पर 90 है, थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा यहाँ होगा, 90 है थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 90, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सभी को उनको लिख दिया, देखो ये 90 था, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 था, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो अगला 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। सिमिलैरिटी लिखना है, ठीक है। यहां पर A शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, और A किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ABC के लिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में A का मान कितना है, 90 है। उसी तरीके से यहां पर DAC में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो D में कितना है, 90 है, ठीक है। एंगल B बोला गया है, एंगल B कितना है बड़े वाले में, तो 90 माइनस थीटा, और यहां DAC में, DAC में ये 90 माइनस थीटा है। उसी तरीके से जब दो कोण बराबर होगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, दो बराबर तो तीसरा बराबर, पहला सेटिस्फाई। DAC जो है, DAC बोला गया है DBA के बराबर, DBA एक बार ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखो DAC में D कितना है, 90 है, और DBA में D कितना है, तो 90 है। उसी तरीके से एंगल A देखो, तो एंगल A 90 माइनस थीटा है, और DBA में ये भी 90 माइनस थीटा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा किसके, तो वो सिमिलर होगा DAC के, और DAC सिमिलर होगा किसके, DBA के। तो ऑप्शन नंबर जो D होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है वो छोटे वाले के भी समरूप होता है, और बड़ा वाला ट्रायंगल इसके भी समरूप होता है। ये तीनों आपस में समरूप होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो सबसे बड़ा वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसा कह सकते हो, या ये दोनों आपस में समरूप होते हैं और बड़े वाले के, इसलिए ABC, DBA, DAC ये तीनों के तीनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में, जो CHSL का क्वेश्चन है, बनाओ एक बार बढ़िया से। क्या बोला गया, बोला गया एक ट्रायंगल ABC है, एंगल A का मान बोला गया है 90 है, तो एंगल A के मान को 90 बताओ, ठीक है। बाकी दोनों जो हो जाएंगे वो B और C हो जाएंगे। सवाल में बोला गया यदि BM और CN नाम के दो मीडियन है, यहां से एक BM काटा जाता है और यहां से एक CN काटा जाता है, ठीक है। ये क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब माध्यिका, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काट देते हैं। तो हमसे बोला गया है BM का स्क्वायर तथा CN का स्क्वायर इसमें से, और बट्टे में BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये ट्रायंगल की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल की ध्यान रखो, ये शीट में आपकी दी गई है, ये शीट में आपकी दी गई है। अब यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी तो यहां से भी बनेगी 3, ठीक है, यहां से भी प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी 3, लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखो पता है क्या होता है, एक जनरल बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जनरली एक बात बताऊं तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी जो बनती है वो ये बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी जो बनती है वो ये बनती है समकोण में, जिसमें एग्जाम में ये 5 पॉइंट्स पर सवाल आते हैं, ये 5 सूत्र, ठीक है, याद रखना ये 5 पॉइंट पर सवाल आते हैं बस, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में प्रॉपर्टी बनती है ये, और इसी के दिए गए ये 5 पॉइंट पर सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा जो प्रॉपर्टी बनता है ना, वो हम आपको अभी मीडियन वाला पॉइंट बताने जा रहे हैं।
ये वाला, इसके ऊपर भी सवाल आता है दूसरा परीक्षा में, जिसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी बहुत तरह के पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत तरह के पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स नहीं जानने हैं, वक्त आएगा थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। अभी बस एक पॉइंट को जान लीजिए, और एक पॉइंट को क्या जान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियंस का इस्तेमाल करके क्या क्वेश्चन बनाया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ एल्टीट्यूड नहीं डाला जाएगा, अब यहाँ डाला जाएगा मीडियन, ठीक है। दो बातें बनती हैं, दोनों बातें आपको फुर्सत से बताएंगे। एक बात आज बता दे रहे हैं और दूसरा बात कल बता देंगे। एबीसी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। ये कोण हमारा 90 है। याद रखना एई जो है वो माध्यिका है और सीडी जो है वो भी माध्यिका है, ठीक है। यही बात यहाँ सवाल में बोला गया है, यही बात यहाँ पर सवाल में बोला गया है। तो उस केस में यहाँ पर ये माध्यिका अपनी है, उस केस में जो ये बीएम का स्क्वायर है और जो ये सीएन का स्क्वायर है, ये बराबर होगा किसके, बीसी स्क्वायर के, बताओ, ठीक है। बिल्कुल, यहां पर एक इनका रिलेशन निकलता है। रिलेशन क्या निकलता है वो समझेंगे। पहली बात देखो, पहली बात यहां से रिलेशन निकालने का तरीका क्या होगा। तो रिलेशन निकालने का तरीका देखो, जैसे मानो सबसे पहले पाइथागोरस लगाओगे, तो पाइथागोरस किस में लगाओगे, तो बोलोगे सर जो बीसी का स्क्वायर है, देखो सर बीसी का स्क्वायर जमा बीडी का स्क्वायर, बीडीसी का स्क्वायर जमा बीडी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, सीडी के स्क्वायर के। ये हो जाता है पहला पाइथागोरस, जो किस में लगाया, तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाया कि बेस परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस। अब पर इसमें लगाओ पाइथागोरस, अब जब इसमें लगाओगे तो क्या होगा वो देखो। तो जब इसमें लगाओगे तो बोलोगे सर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर जमा बीई का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो एई के स्क्वायर के, ठीक है। किसके बराबर होगा, तो एई के स्क्वायर के। अब क्या करो, 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो। क्या करो, 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो। जब आप दोनों को क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बीसी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर। याद रखना, ठीक है, याद रखना एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल में, एक पाइथागोरस इसमें, दूसरा इसमें और तीसरा बड़े वाले में। तो एबी का और बीसी का किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एसी के स्क्वायर के। ये बराबर होता है किसके, एसी के स्क्वायर के, ठीक है। तो जब हम यहां पर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा, बीडी मिलेगा। देखते चलो क्या क्या मिलेगा, तो यहां पर एबी का स्क्वायर मिलेगा, बीसी का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। बीडी भी हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में और यहां बीई मिलेगा। और राइट साइड में क्या मिलेगा, तो राइट साइड में हमें जो मीडियंस है वो मिलेंगे, यानी हमें ए का स्क्वायर मिलेगा और हमें सीडी का स्क्वायर मिलेगा। अब यहां पर ये चीज है कि पहला ट्रायंगल यहां है, दूसरा ट्रायंगल यहां है। अब इन दोनों में जरा लगाओ, तो एबी और बीसी, एबी और बीसी किसके बराबर है, एसी के। तो इसको लिख देंगे ये एसी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, एसी के स्क्वायर के बराबर। अब जो ये बीडी है, ये जो बीडी है, ये बीडी किसका आधा है, बताओ। ये बीडी जो है ये किसका आधा है, तो बोलोगे सर ये एबी का आधा है। क्यों, क्योंकि डी मीडियन है तो आधे में काटेगा। यानी बीडी को आप क्या लिख सकते हो, तो बीडी को लिख सकते हो बीडी एबी का आधा है। यानी यहां पर बीडी के जगह पर हम इसको एबी का आधा बना देंगे और फिर स्क्वायर लगाएंगे। जो आपने बीई लिखा है वो किसका आधा है, तो बोलोगे सर ये बीसी का क्या है, तो ये बीसी का आधा है। बराबर होगा यहां पर एई का स्क्वायर जमा सीडी का स्क्वायर के, ठीक। उसी तरीके से फर्दर यहां पर एसी का स्क्वायर देखो, इसको बोलोगे ये एबी का स्क्वायर और बट्टे में कितना है, तो 4 है। इसको बोलोगे ये बीसी का स्क्वायर और बट्टे में कितना है, 4 है। एबी का स्क्वायर बट्टे 4, बीसी का स्क्वायर बट्टे 4। क्या इसका 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो बिल्कुल इसका 4 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, तो ए के स्क्वायर जमा सीडी के स्क्वायर के। अब एक और लाइन लिखेंगे यहां पर, एसी का स्क्वायर, एबी और बीसी, एबी और बीसी किसके बराबर है, एसी के स्क्वायर के। तो एबी और बीसी को हम दे देंगे एसी का स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर होगा ए का स्क्वायर और बट्टे में सीडी के स्क्वायर के। जो लास्ट लाइन बनकर आएगा 4 एकम 4 और 1 5, तो यहां पर हम कहेंगे 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, 4 एकम 4, 5/4, इसको लिख सकते हैं ना 5/4, ठीक है। 5/4 ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो यहां पर जो बनता है वो ये बनता है कि एसी के स्क्वायर का 5 गुना बराबर होता है 4 गुना किसके स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर के। ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है। फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि जो बाहर वाला है, ठीक है, जो ये बड़ा वाला है, इसके स्क्वायर का 5 गुना बराबर होता है AE और BD के स्क्वायर के 4 गुना के। या यहीं पर ये सवाल भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, यहीं पर सवाल पूछ दिया जाता है कि हम अगर करते हैं मान लो AC का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं यहां पर AE का स्क्वायर और जमा, ठीक है, किसका स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर, तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। AC स्क्वायर को AE और CD के साथ भाग करेंगे तो ये रेशियो हमेशा 4/5 होता है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भैया यहां पर 2 संख्याएं हैं तो ये बड़ा होगा और ये एक संख्या है तो छोटा होगा, ठीक है। तो आपको पेपर में बस इतना पॉइंट ध्यान रखना होता है, और वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट बस ये होता है कि आपको राइट एंगल एक ट्रायंगल दे दिया जाता है और वहां पर कहा जाता है कि ये आपकी 2 माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका ये हो गई, दूसरी माध्यिका ये हो गई। इस माध्यिका में आपको ये बोला जाता है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। यहाँ पर ये जो है मीडियन है, यहाँ पर ये मीडियन है। तो आप चाहो तो या तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हमको AC के स्क्वायर का 5 गुना, AC के स्क्वायर का 5 गुना बराबर होगा 4 गुना किसके, दोनों मीडियन के स्क्वायर के जोड़ के, यानी AD का स्क्वायर और जमा किसका, CE के स्क्वायर के। बस ये पॉइंट ध्यान रखो, बात खत्म, कि इसका 5 गुना इनके 4 गुने के बराबर है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अब आगे जब चलोगे ना माय डियर, तो आगे मेंस में एक और टफ क्वेश्चन यहां से बना दिया जाता है, और वो क्या किया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, ये DE को जोड़ दिया जाता है। अब DE को जोड़ दिया जाएगा ना, तो समझना मेरी बात को, DE को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, DE को जोड़ने पे बड़ा खतरनाक रिलेशन बनता है। जैसे तुम्हारा D मिड पॉइंट है वैसे E मिड पॉइंट है, तो जो DE होगा वो किसका होगा, वो AC का आधा होगा, ठीक है। जो DE होगा वो किसका आधा होगा, AC का आधा होगा, ठीक। आपको पढ़ाया था ना राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां पर एक बातें पढ़ाई थी, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो जोड़ा गया लाइन नीचे वाले का क्या होगा, आधा होगा। यानी DE जो होगा वो AC का क्या होगा, आधा होगा। यानी इसी रिलेशन में रिलेशन नंबर 2 हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे देखो 5 है, ठीक है, AC, इस AC के जगह पे ED का 2 गुना लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर ये AC ED का 2 गुना है, और इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, 4 टाइम ऑफ AD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर के, ठीक। यहां पर 5 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू ED का स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू ED का स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर के। अब यहां से ये 4 इस 4 को काट देगा, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वही यहां पर लिखिए, बचेगा 5 इंटू ED, तो 5 इंटू ED बचेगा, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा AD के स्क्वायर जमा CE के स्क्वायर के, ठीक है, CE के स्क्वायर के। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। तो हमें यहां से सिर्फ 2 पॉइंट अपने लिए निकालना है। याद करो पीछे वाले से 5 पॉइंट निकाला था, इस वाले से 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं राइट एंगल में, ये जो है ये पॉइंट ध्यान रखने हैं राइट एंगल से ये वाले, और इस वाले से हमें ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये कौन कौन से पॉइंट हैं, तो यहां पर बस ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको मिटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, बड़े वाले का 5 गुना छोटे वाले के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर। लेकिन अगर ये बड़ा वाला ना दे के ये ED दे दे, ये आपको ED दे दे, तो इसका 5 गुना बराबर होगा सिर्फ AD का स्क्वायर जमा CE के स्क्वायर के। एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने कहा था ना, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो मैं आपको कल बताऊंगा। वहां पर वो रहेगा कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा, और जब यहां से ड्रॉ करने में इनमें 90 का कोण बनता है तो रिलेशन कैसे निकालते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर साथ में पढ़ लिया, मेंसुरेशन में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां अगर पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा, सारी बातें सीख जाओगे जो हम बताना चाहते हैं। तो अब यहां पर मुझे खुद बताओ कि यहां पर सवाल में क्या बोला गया है, तो सवाल में बोला गया है BM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। क्या बोला गया है, BN का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, और भाग करना है BC के स्क्वायर के। भाग करना है किसके, तो BC के स्क्वायर के, BC के स्क्वायर के। मैंने क्या कहा था, ये दोनों बड़े हैं तो इनके सामने 5 आएगा, और ये छोटा है तो इसके सामने 4 आएगा। 5/4 ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी यहां पढ़ा है ना, देखो यहां पर, ठीक है, कि बड़े वाले और बट्टे में छोटा वाला 5/4, क्या करेक्ट आंसर होगा, 5/4 होगा, ठीक है। चलो बाकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल से कल की क्लास में शुरू करते हैं, न्यून कोण से। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल। मजा आया, बताओ। सारे प्रॉपर्टी को समझना है, उसके साथ साथ सभी प्रीवियस ईयर्स को लगाना है, इस बात को समझो,
ठीक है, नए पैटर्न पर कोई भी सवाल नहीं करा रहा है यूट्यूब पर या अपने पेड कोर्सेज में, सभी पुराने 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 पैटर्न पे जा रहे हैं। और उस पुराने पैटर्न से यही नुकसान हो रहा है बच्चे का कि 2-2 5-5 हजार में कोर्स खरीद के भी बेचारा सीख के आ रहा है तो 2012 के सवाल, 2014 के सवाल, नए पैटर्न पर तो कोई बात ही नहीं करता, सिखाना तो दूर की बात है। तो कैसे बेचारा वो 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद जाके बहुत बढ़िया स्कोर कर लेगा? करेगा नहीं करेगा। तो नया पैटर्न जितना पढ़ा रहा हूं उसको पूरा का पूरा सीखो, उस पे इंप्लीमेंटेशन करो, पूरा एक एक बात को जानो, ठीक है। और जब इसको समझना शुरू करोगे ना तब पता चलेगा कि भैया ज्योमेट्री कितनी डेप्थ में है और कितना मजा आएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बता रहा हूं, नोट डाउन करते जाओ, घर पे बैठ के 2 घंटा रिवाइज करो, मेरे पढ़ाने के बाद 1 घंटा और जोर मारो, तब ज्योमेट्री समझ में आएगा, ठीक है। जितने यार दोस्त हैं आप उनको अभी बता दो, 10 दिन बाद उनको पता चलेगा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उनका ज्यादा सिलेबस छूट जाएगा। उनको एनरोलमेंट लेना है, एडमिशन लेना है, वो अभी ले ले, ठीक है। अभी तो ज्योमेट्री में बहुत कुछ है, चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हो, फिर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे तो वहां पर तो बहुत सारी बातें हैं जानने को, ठीक। पाइथागोरन ट्रिपलेट सीख लिया ना, तो आगे से कोई भी आपसे भी पूछे, आप किसी से जाके पूछना आज के बाद, चल एक काम कर पाइथागोरन का ट्रिपलेट बना के दिखा दे, ठीक है। और जब नहीं आए तो आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना वहां पे, ठीक। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, ठीक है, ध्यान रखो। चलो भाई, मिलते हैं कल के सेशन में। 12 बजे से टाइमिंग है, रोज 12 बजे क्लास होगी, ध्यान रखना। जिनकी ज्योमेट्री छूट गई है तो हम क्या करें उसमें, ये बताओ। आपने ज्योमेट्री छोड़ा, आपकी गलती है ना, ठीक है। चलो।